नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका अपना कैलाश शर्मा, आपके रीट 2025 में सफलता का हमसफर। चलिए दोस्तों, जो हम 8th क्लास के एनसीईआरटी को कर रहे हैं, हम उस अपने नेक्स्ट पार्ट को लेके आते हैं। 5th और 6th चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ जो 5th चैप्टर है वो तो पूरी तरह आपका जीके में इन्वॉल्व है, वनों से संबंधित है, तो उसको हम ऑलमोस्ट स्किप ही करने वाले हैं। 6th लेसन हम करेंगे आज। 5th लेसन में वैसे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि आप देख लेना, उसमें कुछ खास जानकारी नहीं है। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन और रजिस्टर लेके बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट डाटा इंफॉर्मेशन को आप राइट डाउन कर सकें, रिवाइज कर सकें, और साथ के साथ मेरे रिवाइज भी कीजिएगा ताकि विद इन क्लास मोस्टली पोर्शन आपको लर्न हो जाए। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये लेसन है। यहाँ रेड डाटा बुक एक बस केवल जानकारी है, वन्य जीव अभयारण्य वगैरह के बारे में इसमें बताया जाता है। ये हमारे जो पोर्शन है वो जीके में आ जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं कर रहे। ये मरुस्थलीकरण वगैरह जो कुछ दे रखा है यहाँ, वन्य जीव अभयारण्य, ये सारी चीजें आपकी जो है वनस्पति जात, यानी पेड़ पौधे जो है वनस्पति कहलाते हैं और जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। ये मैं आपको बस केवल यहाँ दिखा रहा हूँ कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको अपने जीके वाले पोर्शन में कीजिएगा ताकि ज्यादा चीजें ढंग से हो पाए वहां पे। पारितंत्र वगैरह बहुत कॉमन चीज है, यानी कि एक छोटा सा अगर कोई हम सिस्टम उठा लें एनवायरनमेंट का, तो उसको हम पारितंत्र कह सकते हैं, जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि जहां खाद्य श्रृंखला चल रही हो। रेड डाटा बुक, ये इस तरह हम इस लेसन को कर लेंगे खुद ही। हमारा लेसन जो है आज हम देखने वालों में है जंतुओं में जनन। कौन सा लेसन है? जंतुओं में जनन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जनन क्या है? स्वयं जैसा जीव उत्पन्न करना। स्वयं जैसा जीव उत्पन्न करना, स्वयं जैसा जीव उत्पन्न करना, ये जो है ये जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन के कई प्रकार हम देखेंगे यहाँ कि एक जनन की सामान्यता आपको दो विधि दिखाई देगी, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन किसको बोलते हैं? कि कुछ ऐसे जीव होते हैं या फिर कुछ ऐसे वनस्पतियां होती है जिसमें स्पेसिफिक नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। दोनों अपने अपने युग्मक निर्माण करते हैं और युग्मकों में संलयन होता है, जिसे निषेचन बोलते हैं। इस प्रवृत्ति से या इस विधि से जो जीव उत्पन्न होता है वह लैंगिक जनन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? लैंगिक जनन की विधि कहलाती है। ये आपको मालूम है, इसको राइट डाउन नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट हो वही राइट डाउन करना है अपने को, जो अपने को ध्यान में नहीं हो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको लिख के पेज नहीं भरने, टाइम पास नहीं करना। नरजननांग, नरजननांग में क्या क्या शामिल है? एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका और एक शिश्न। ये तीनों जो है चीजें ये किस में शामिल है? नरजननांग में शामिल होते हैं। स्पेशल प्रश्न आता है, निम्न में से कौन नरजननांग में शामिल है, कौन नहीं है? ध्यान रखेंगे इस बात को। एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका और शिश्न, ये नरजननांग में शामिल है। और जो वृषण में से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु। ये नर की कहानी है। किसकी कहानी है? नर की कहानी है। क्या उत्पन्न होता है? शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनमें क्या रहता है? सिर है, मध्य भाग है और पूंछ है। एक कोशिका है ये, एक कोशिका है। क्या है ये? एक कोशिका है। और इस कोशिका में वो सारी चीजें हैं जो एक सामान्य कोशिका में होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारी चीजें होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? तैरने के काम आती है। पूंछ की सहायता से वो तैरेगा और तैर के कहां तक पहुंचेगा? अंडाणु तक पहुंचेगा। ये डायग्राम दिखा रखा है नरजननांग का, मादा जननांग का। ये अंडवाहिनी है, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं। अंडाशय, दो अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय यानी दो अंडाशय। अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी भी अंडवाहिनी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिंब वाहिनी। अंडवाहिनी का नाम क्या है साथ में? डिंब वाहिनी, यानी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहां से क्या रिलीज होता है? इस अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है। अब ये जो है हम सारा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंडाणु को डिंब भी बोला जाता है। अंडाणु को क्या बोला जाता है? डिंब भी। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है? डिंब वाहिनी दिया गया। क्या नाम दिया गया है? डिंब वाहिनी। ये आपके सामने एक अंडाणु का चित्र आपके सामने है। ये एक सामान्य कोशिका है, ये इसमें क्या है? इसका केंद्रक है। कोशिका ही है दोनों, अंडाणु भी कोशिका है, शुक्राणु भी कोशिका है। प्रतिमास दोनों अंडाशय में से एक
अंडा से जो है वो एक अंडाणु छोड़ता है। ठीक है, हम लेसन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अंडाणु बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अच्छा मनुष्य में, मुर्गी में एक कोशिका है वो बड़ी दिखाई देती है, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है, वो एक कोशिकीय ही, उसको एक कोशिका माने, सबसे बड़ा अंडा है वो एक कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग की है, उसको माना जाता है। अब बात करते हैं निषेचन क्या होता है। तो निषेचन सामान्य सी बात है दोस्तों, शुक्राणु का अंडाणु के साथ मिलन, शुक्राणु का अंडाणु के साथ मिलन, शुक्राणु का अंडाणु के साथ मिलन, अंडाणु के साथ मिलन, दोनों का मिलना संलयन ही निषेचन कहलाता है। होता कहाँ है? अंडवाहिनी में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम? फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं जिसको? फेलोपियन ट्यूब। डिंब वाहिनी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी भी बोला जाता है। ये निषेचन है। शुक्राणु आते हैं, पूंछ की सहायता से तैरते हैं, और ये शुक्राणु का जो मेन पोर्शन है, भाग है, ये जो इसके साथ मिलता है, दोनों सलित होते हैं केंद्र, दोनों केंद्र मिलते हैं। अब एक सिंगल जैसे अंडाणु है वो भी युग्मक है, शुक्राणु है वो भी युग्मक है, लेकिन दोनों मिल गए तो क्या बनाते हैं? युग्मनज। इसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। अब देखो, अब ये जो निषेचन है, इन दोनों का मिलना क्या होता है? ये निषेचन क्या होता है? निषेचन होता है। अब निषेचन संभव है कि मादा के शरीर में हो, मादा के शरीर में हो। अरे मादा के शरीर में होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? आंतरिक निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहेंगे। जैसे कि मनुष्य में होता है, जैसा कि मनुष्य में होता है, जैसे कि गाय में होता है, जैसा कि हाथी में होता है, जैसे कि कुत्ते में होता है। और वसानुगत होने का लक्षण कारण क्या है? ये आप देख रहे हैं, वो कोशिका जो आ रही है ये अपने केंद्र के अंदर क्रोमोसोम्स के थ्रू, गुणसूत्रों के थ्रू सारी जानकारी, सारा बायोडाटा लेके आते हैं। इसी वजह से वो जानकारी जो है आगे बच्चे में जा पाती है। अच्छा, मुर्गी, मनुष्य, गाय, कुत्ता, इन सभी, मुर्गी में भी क्या है? आंतरिक निषेचन है, आंतरिक निषेचन है, सॉरी, हम देख लेंगे इसको। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर यहाँ अपने को क्या लिखना है? अगर आपको आपको जैसे कि कोई कहेगा नहीं सर शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, तो आपको एक तरफ लिखना है नर जनना, उसमें क्या क्या शामिल है वो लिखना है, मादा जनना, उसमें क्या क्या शामिल है, शुक्राणु जो है वो एक युग्मक है, अंडाणु उसका एक युग्मक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों का निषेचन होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन किसको बोलते हैं? कि मादा के शरीर में निषेचन हो, उदाहरण उसका लिखना है, मुर्गी, गाय वगैरह ऐसे लिखना है। अब लिखना है आगे आईवीएफ। आईवीएफ किसको बोलते हैं? आईवीएफ बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोल दिया? निषेचन। इन विट्रो निषेचन बोल दिया, फर्टिलाइजेशन हिंदी बोलते हैं। करना क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है, जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ अंडाशय, यहाँ जो फेलोपियन ट्यूब है, इसमें कुछ दिक्कत आती है, इसकी वजह से शुक्राणु यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये काम जो है ना शुक्राणु का अंडाणु से मिलाने का, ये बाहर किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, एक प्रॉपर ऑप्टिमम सर्कमस्टांस में ये काम किया जाता है। और उसके बाद इसको माता के 5-7 दिन बाद में भी इसको थोड़ा परिवर्तित होने दिया जाता है, फिर माता के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। इससे निसंतानता की जो समस्या है वो दूर हो रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं? परखनीलु शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं? परखनीलु शिशु कहते हैं। कई जीवों में ये जो निषेचन है ये बाहर भी होता है, जैसे कि मेंढक में दिखाया गया है। मेंढक में क्या होता है कि एक जो मादा मेंढक है वो क्या करेगी? वो मूव करेगी किस ओर? जो हल्की गति से बह रहा कोई झरना है उसकी ओर मूव करेगी, और वहां इस तरह अपने अंडे दे देगी, और अंडे देने के बाद जेली जैसा मेटेरियल इसको सेफ रखेगा। अब दूसरा क्या आएगा? नर आएगा, नर अपने शुक्राणु इसके ऊपर छोड़ेगा, और वो इसमें ह्यूमनस बनाएगा, और फिर वहां से टेडपोल वगैरह वो बनते हैं। तो इस तरह इसमें बाह्य निषेचन होता है। किसमें कैसे होता है? बाह्य निषेचन होता है। प्रत्येक शुक्राणु लिंबूज की सहायता से जल में दूर उतरते हैं, अंडकोश के संपर्क में आते हैं, फलस्वरूप निषेचन होता है। सलियन मादा के शरीर पर, तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है यहाँ अपने पास मुख्य स्टारफिश और मछली। कौन दे रखा है? मछली, मछली, स्टारफिश, मछली और स्टारफिश, और साथ में कौन आ गया? मेंढक भी आ गया। कौन आ गया? मेंढक आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे अंडे दिए जाते हैं, बहुत सारे अंडे। क्यों?
ताकि बहुत सारे अंडे देंगे, इनमें से कुछ का निषेचन निश्चित किया जा सके, कुछ तो पैदा हो, बाकी बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से निषेचन हो नहीं पाता है, इस वजह से बहुत सारे अंडे दिए जाते हैं। ये अच्छा, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक यहाँ भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है? प्रश्न है, एकल कोशिका किस प्रकार बड़ा जीव बनती है? जब वो दोनों केंद्र मिले हैं, युग्मनज बनाया है, अब युग्मनज के अंदर कोशिकाएं क्या होती रहेगी? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कंटिन्यूसली उसमें क्या होता रहेगा? विभाजन होता रहेगा। आपने पढ़े होंगे कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस, माइटोसिस, ये दोनों चलते रहते हैं और कोशिकाएं बढ़ती रहती है, और इस तरह कोशिकाएं बन गई, एक पूरा पूरा पिंड बन जाता है। जब ये पूरा कोशिकाएं बन जाती है, इन संरचनाएं बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण जो है वो गर्भाशय की अंदर की दीवार के ऊपर उसको लगा दिया जाता है। अब वो वहां बढ़ा हुआ माता के साथ प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ जाता है, और प्लेसेंटा के साथ जुड़ने के बाद उसको कंटिन्यूसली जो पोषण है वो माता के रक्त के साथ है प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता रहता है। बच्चे को जब बाहर निकाला जाता है तो आपने देखा होगा वो एक चिमटी सी उसके ऊपर एक नलिका भी लगाई होती है, वो ही वो किसका भाग है? प्लेसेंटा का भाग है। किसका भाग है? प्लेसेंटा का भाग है। विभाजित होकर कोशिकाएं गोले में बदल जाता है, तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है, बड़ी होने लगती है, ज्यादा होने लगती है, बढ़ने लगती है, और ऊतकांग परिवर्तित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ये यहाँ काम होता है, ये रोपित भ्रूण हो गया। ये देखिए ह्यूमनस बन गया, फिर ये बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, जब यहाँ बढ़िया बढ़ जाता है गर्भाशय के अंदर आके, और यहाँ उसके बाद रोपित हो जाता है, फिर ये यहाँ बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ केवल ठीक है हमने समझ लिया, बाकी खास कोई यहाँ लिखने वाली जानकारी नहीं है आपके लिए। युग्मनज युग्मक अगर आपको ध्यान में है तो कोई इश्यू नहीं है। गर्भ में ये बच्चा पल रहा है, आपके सामने है, दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब क्या होता है कि इनमें तो गर्भ में रहता है, इस वजह से वो सेफ रहता है बच्चा। लेकिन मुर्गी जैसों में जीवों में क्या होता है कि जैसे जैसे निषेचन के बाद वो अंडा नीचे आता रहता है, वैसे वैसे उसके ऊपर एक सॉलिड हार्ड लेयर बनती जाती है। जैसे कि आपने अंडे में देखा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, इसमें बच्चा सुरक्षित रहता है। अब बच्चा जब अंडा बाहर आ जाता है तो उसको निरंतर गर्मी देने के लिए, माँ के पेट में तो गर्मी मिल जाती है बच्चे को, सही टेम्परेचर मिल जाता है, लेकिन उसमें सही टेम्परेचर मिलने के लिए मुर्गी जो है वो 5-7 दिनों तक उसके ऊपर बैठी रहती है कंटिन्यू, जिससे क्या रहता है कि उसको गर्मी मिलती है, और वो बच्चे जो है वो बढ़ पाते हैं, उनमें प्रॉपर चीजें हो पाती है। चूजा बनने में लगभग कितना समय लगा होगा? 3 सप्ताह का समय लगता है, उसके ऊपर आपने बैठते देखा होगा। ये सामान्य चीजें हैं, बस यहाँ गिवन है तो हम देख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सामान्य कर सकते हैं। जनरल बोल देते थे, जरायु जो जीव पैदा करते हैं, जैसे कुत्ते, इंसान, और जो जीव की बजाय अंडा पैदा करते हैं उसे बोलते हैं अंडज, जैसे कि मुर्गी हमने बात की। चलिए दोस्तों, शिशु से वयस्क कैसे बनते हैं, कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, बस जितनी जानकारी है हम उसको ढंग से कर लेंगे, ताकि हमें डाउट ना रहे, और एनसीईआरटी को हम ढंग से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको कर पाए। जब हम एग्जाम से पहले ये क्लियर होगा कि एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आए हम कर लेंगे, एनसीईआरटी पढ़नी भी नहीं है पहले दिन, उसके बावजूद हम कर लेंगे, पहले 4-5 दिन तक नहीं पढ़नी है, उसके बावजूद हम एनसीईआरटी को बड़े ढंग से कर लेंगे, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जो एग्जाम से 1 घंटे पहले तक आप बैठे रहते हैं, हम एग्जाम के अंदर जो धीरे धीरे विचार बनते रहते हैं बनते रहते हैं बनते रहते हैं, डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, और उन 3 घंटे के एग्जाम के अंदर वो डिप्रेशन जो है, वो तनाव जो है, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन गलत करवाता है, बहुत सारे। मैंने खुद ने गलत किया, ना कि मैंने बहुत कम गलत किए, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना, मेरे सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना। आप जब यहाँ पर्सनली आप इंडिविजुअली मेरे से मिलेंगे, तब मैं आपको काफी कुछ जानकारी ऐसे बताने वाला हूँ जो रियल में सिलेक्शन के अंदर बहुत ही शानदार रोल प्ले करते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर ऐसी स्थिति होगी, हमारा कॉन्फिडेंस बना है फुल, हम ट्रस्ट है, खुद पर ट्रस्टेड है, तो हमें ऐसे कोई इश्यू नहीं मिलेंगे उस टाइम। अब क्या रहता है कि यहाँ नाम आया है कायांतरण। कायांतरण क्या होता है कि हमने देखा है कि जो ये तितलियां है, या फिर जो रेशम का कीट है, ये, या फिर जो मेंढक है, ये स्टार्टिंग में किस तरह की स्थिति में होते हैं? अंडे के समय बढ़ते बढ़ते भी ये लार्वा में, इल्ली मतलब प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, इल्ली में लार्वा में कन्वर्ट हो गए, लार्वा के बाद प्यूपा में कन्वर्ट हो गए, और प्यूपा के बाद ये अपना रियल मेन जो वयस्क बनते हैं, अपनी वास्तविक संरचना इनके सामने आती है। तो ये जो प्रोसेस है इसे कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
कायांतरण करते हैं। वयस्क में टेडपोल का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण ही क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। ये रेशम कीट वो भी कायांतरण का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कायांतरण का ही। अंडा, टेडपोल, लार्वा ये बनते हैं। टेडपोल भी हमने देखे हैं, लास्ट क्लास के एनसीईआरटी में किए थे। टेडपोल जो है वो भी पूंछ वाले, बिना पूंछ वाले होते हैं। कौन कितने दिन रहता है, ये सारी जानकारी हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं। अब आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसके अंदर जो मुख्य भाग हैं, जैसे कि पुष्प है, जैसे कि नर भाग हो गया, मादा भाग हो गया, इनका रोल ना हो, बाकी किसी अन्य शरीर के भाग से एक नए जीवन का विकास हो, नए जीव का विकास हो, उसे क्या बोलते हैं हम? अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? अलैंगिक जनन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले हमें दिया गया है मुकुलन। क्या दिया गया है? मुकुलन। आपके सामने एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? मुकुलन का। मुकुलन का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वो हाइड्रा दे रखा है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, और यीस्ट में भी क्या होता है? मुकुलन होता है। ये छोटा सा पार्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लास्ट में पूरा जीव बन गया। सेम ऐसे ही यीस्ट, मुकुल का एग्जाम्पल लिख लेना। यीस्ट आपको एक ही नाम लिखना है, अलैंगिक जनन, विधि, मुकुलन और एग्जाम्पल हाइड्रा, इतना लिखना है। बाकी आपको मालूम है मुकुलन होता क्या है, इसके बारे में नहीं लिखना। उसके बाद आ गया अमीबा। अमीबा में क्या होता है? अमीबा इस तरह पहले एक होता है, फिर उसका ये वाला अंदर वाला केंद्रक बढ़ जाता है, फिर बाहर वाला पोर्शन भी बढ़ जाता है, दो जीव बना लेता है, संतति हो गई, संतति कोशिकाएं। तो अमीबा में ये जो विधि है, ये कौन सी विधि है? द्विखंडन। कौन सी विधि है? द्विखंडन। एक ऐसी विधि होती है बहुखंडन। तो आप द्विखंडन में एग्जाम्पल का नाम लिख लेना। क्या लिखेंगे? अमीबा। क्या लिखेंगे? अमीबा। और याद रखना, अमीबा जैसा जीव जो है वो अकेला भी रह सकता है। बहुत सारे जीव जो है वो साथ रहते हैं, लेकिन अमीबा जो जीव है वो अकेला भी रह सकता है। लिख लेना यहाँ, अकेला रह सकता है, अकेला रह सकता है, अकेला रह सकता है। बहुखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम अभी हमने पढ़ा, मलेरिया रोग का जो परजीवी है, जो परजीवी नहीं सॉरी, जो रोग कारक है प्लाज्मोडियम, ये इस तरह की संरचना होती है। इसके छोटे छोटे भाग सारे बंट जाते हैं, और ये एक पूरा नया प्लाज्मोडियम बना लेगा, ये भी बना लेगा। ये बहुत सारे भागों में टूटना, बहुखंडन। हाँ, अलैंगिक जनन है, मुकुलन हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना ही है। 8th क्लास के अंदर हाइड्रा के बारे में जानकारी थी, यानी द्विखंडन के बारे में, और दूसरा किसमें? दूसरी जानकारी थी मुकुलन, हाइड्रा वगैरह, द्विखंडन दो ही। बहुखंडन मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। बहुत सारे मेथड है, वो हम उनके एग्जांपल्स के साथ, वो हम स्पेसिफिक जब इनको टॉपिक के साथ करेंगे तो वहां करेंगे। अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं। हम कोई साइंस के नोट्स नहीं बना रहे, ओनली एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हैं। यहाँ बात आती है क्लोन की। किसकी बात आती है? क्लोन की। क्लोन किसको बोलते हैं? कि समरूप कोशिकाएं हो, कोई कोशिका एक जैसी हो, और उन कोशिकाओं के थ्रू समरूप कोशिकाएं हो, उसके उसी किसी जीवित भाग से पूरा जीव बना लेना, क्या होता है? क्लोनिंग। ठीक है, कोई एक भाग है और उससे पूरा डेवलप कर लिया हमने। जैसे कि ये बनाया कैसे गया? ये फिन डोरसेट भेड़ थी, इसकी स्तन ग्रंथि से, स्तन ग्रंथि से क्या निकाला गया? स्तन ग्रंथि से केंद्रक निकाला गया। क्या निकाला गया? केंद्रक निकाला गया। ये स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव भेड़ है, इसका इसकी कोशिका में से केंद्र हटा दिया गया। केंद्र हटा दिया यानी ऊपर वाला पोर्शन रहा, अब इस केंद्र को इसके अंदर डाल दिया गया, और फिर इसको कहाँ स्थापित कर दिया गया? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव भेड़ के अंदर डाल दिया गया। लेकिन जब भेड़ नहीं पैदा हुई तो वो किसकी तरह थी? वो थी फिन डोरसेट की तरह। तो ये क्लोन किसकी है वास्तव में? फिन डोरसेट भेड़ की है, क्योंकि केंद्रक जो था वो फिन डोरसेट भेड़ का था। तो इसने पूरी तरह से जो गुण थे वो सारे के सारे फिन डोरसेट के आए, ना कि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव भेड़ के आए। किसने किया? ये इयान विलमुट ने किया था। कहाँ किया था? एडिनबर्ग। कौन सा संस्थान था? रोजलिन इंस्टीट्यूट था। जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1996, और 2003 में ये मर चुके थे। 2003 में ये मर चुके थे। 14 फरवरी 2003 दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण। लंबे समय तक एक क्लोन जो लंबे समय तक जीवित रहा केवल यही था सबसे पहले। उसके बाद बहुत से बनाए गए, लेकिन उनमें प्रॉब्लम बहुत आई थी, मर चुके थे, और अन्य कई प्रकार की विकृतियों के साथ भी जन्म होता है। तो हमें इन चीजों की ध्यान रखनी है। इस लेसन में कोई खास जानकारी और नहीं आई, छोटा सा लेसन था, आपने कर लिया।
चलिए दोस्तों, ये हो चुका है। अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। कौन किसका भाग है, हाइड्रा हेमोकुलन होता है, ये सारी जानकारियां हम कर चुके हैं। यहाँ कुछ भी हमारे लायक चीजें नहीं है। इस पेज पे भी युग्मनज और गर्भ में दो विशेषताएं। युग्मनज तो युग्मकों के मेल से जो स्टार्टिंग में जो बना है वो युग्मनज है। गर्भ है, जो भ्रूण है वो क्या है, वो पूरा जब कोशिकाएं उसमें बढ़ चुकी है तो वो स्थिति उसकी भ्रूण की कहलाती है। यहाँ भी कुछ नहीं है और इसी के साथ अपना लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। हम दोस्तों इन लेसन को फटाफट कर रहे हैं। हम ऐसी कोई जानकारी को नहीं लिख रहे, नोट्स नहीं बना रहे जो अपने काम के ना हो। तो आप उनके नोट्स बनाइएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट 2 4 5 लाइन जितने भी आए उनको लिख लीजिएगा, ताकि एनसीईआरटी आपकी कवर हो। आपको साइंस में 30 आउट ऑफ 30 की जो जिम्मेदारी है, मैथ्स में जो 30 आउट ऑफ 30 की जिम्मेदारी है वो हम लेते हैं। आप प्रॉपर हम पे विश्वास कर सकते हैं। मैंने इन मेथड्स को अपनाया है और सक्सेस हुआ हूँ। उन्हीं मेथड के साथ हम आपके साथ बात कर रहे हैं। बाकी कोई अपनी तरफ से हाइपोथेसिस या इमेजिनेशन पर कोई भी कहानी नहीं है, ये सारे के सारे आजमाए हुए मेथड हैं। दूसरी बात दोस्तों कि आप पूरा जो रीट का जो पूरा सिलेबस है कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके लिए भी आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राउत सर, नियर मैसूरी धर्मशाला, गली नंबर 27, कल्प करियर इंस्टीट्यूट। और हम आपकी सफलता में आपके हम सफर बनेंगे और आपको निश्चित ही सफलता दिलवाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।